जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग ले लाए हैं मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, ये क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है और इसके बाद आपको पार्ट नंबर थर्ड भी मिलने वाला है। प्लीज उसके लिए वेट करिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हो, यानी कि सेकंड पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो प्लीज जाओ फर्स्ट पार्ट देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिले। और जो मैं इसका थर्ड पार्ट बनाने वाला हूं उसमें बहुत क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत मेजर है वो पार्ट। अगर आपको वो भी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। मैं शिवांश आपका आज आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस जो कि 19 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के यूपीपीसीएल एग्जाम में आए थे। ठीक है, एकदम सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल प्रेस द डैश फंक्शन की। यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए डैश फंक्शन कुंजी को दबाएं। यानी कि जो हमारी सेल्स होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके सेल होती है, तो उस सेल में अगर हम जो भी लिखे हुए हैं, कुछ भी हमने लिख दिया यहाँ पर ऐसे करके, मान लेते डॉट 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 डॉट, ये हमारा कुछ लिखा हुआ है मान लिया। ठीक है, लेट अस अज्यूम। ठीक है, सो वहां पर हमें जो भी हमारा लिखा हुआ है, अगर हमें इसे एडिट करना है तो हम कैसे एडिट करेंगे, कौन सी फंक्शन। देखो माउस से तो प्रेस करके किया ही जा सकता है, बट व्हाट टैलेंट इज आप कीबोर्ड से प्रेस करके कैसे वहां पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो कौन सी की का हम लोग वहां पर यूज करेंगे, F2, F1, F5 या फिर F11। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर F2, F1, F5, F11 में सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि F2। F2 को प्रेस करते ही हम यहाँ पर सेल के, हमारे पास इस सेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पर जो भी एडिट, जो भी ऐड, जो भी डिलीट या जो भी बैक स्पेस से हटाना चाहेंगे वो हम कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में गीगो का पूर्ण रूप क्या है। देखो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि जो फुल फॉर्म वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फुल फॉर्म हमें जरूर से जरूर प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। ठीक है, तो फुल फॉर्म हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि हम उन्हें प्रिपेयर करें। फुल फॉर्म से देखो दो बेनिफिट होता है, एक तो जैसे देखो अभी यहाँ पर फुल फॉर्म डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि फुल फॉर्म की मदद से हम, अगर हमें फुल फॉर्म पता है तो उसके फंक्शंस पर हम एक बार गेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या फंक्शन करता है, क्या उसका काम हो सकता है, हम उस पर गेस कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या बोलता है, कभी कभी आपसे मान लेते हैं हमें ये गीगो ही दे दिया, ठीक है, GIGO, हमसे बोल देगा कि इसमें जो ओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अब हमें आप ये बताइए। तो अगर हमें फुल फॉर्म पता होगा तभी तो हम इस ओ का फुल फॉर्म बता पाएंगे, यानी ओ का वहां पर क्या यूज हो रहा है बता पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मैं अपने वीडियोस में फुल फॉर्म बताया करूं यार, उनको जरूर से नोट डाउन कर लिया करो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए ग्रॉस इन ग्रॉस आउट, ऑप्शन बी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन सी गीगाबाइट इन गीगाबाइट आउट, और फिर ऑप्शन डी गार्बेज इंस्टॉलेशन गार्बेज आउट। ठीक है, चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एक वैध सेल पता नहीं है। देखो सबसे पहले दो चीजें इसमें देखेंगे, नॉट हमसे बोला हुआ है, ठीक है, नॉट बोला है, और दूसरी चीज सेल एड्रेस बोला है। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस हमको दिखाता है कि हम वो जो वर्कशीट है हमारी MS एक्सेल की, उस वर्कशीट पर कौन सी सेल पर है, उस सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, सेल एड्रेस कहलाता है। यूजुअली सेल एड्रेस यहाँ पर हमको जिस ऑप्शन जिस तरीके में दिया हुआ है उस तरीके से नहीं देखने को मिलता है, या बहुत रेयरली किसी वर्जन्स में देखने को मिलता है। यूजुअली हम इसको कैसे देख रहे होते हैं, हम इसको देखते हैं जैसे A5 लिखा हुआ है, ठीक है, A5 लिखा है, या फिर B6 लिखा हुआ है, ऐसे करके देखते हैं। सो यहाँ पर जो A5 होता है ये क्या हमें दिखा रहा होता है, अब एक चीज ये समझिए। ठीक है, ये हमको दिखाता है, ए जो होता है ये हमारे कॉलम को शो करता है। ए हमारे मतलब कि जो हमारा राइट साइड होता है, जो हमारा सॉरी लेफ्ट साइड जो होता है, जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमारे कॉलम को शो करता है, एंड देन सेकंड जो होता है वो हमारे रो को शो करता है। ठीक है, हम कौन सी रो पर हैं। ठीक, रो ऐसे ऐसे होती हैं, कॉलम्स ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर हमसे बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट सेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अगर, तो देखो
ऑब्वियस सी बात है भाई कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए AA256, ऑप्शन बी AD205, ऑप्शन सी $260 या फिर डी $A260। देखो सारी बातें एक तरफ करते हैं और देखा जाए तो हमारे पास तीन मतलब अगर जो हमारी जो रोज होती हैं या हमारे जो कॉलम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक लिमिट तक ही होते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक ही होते हैं, ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड खींचे चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला देखो, अगर $A260 ये जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ये एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों को एक समूह कहलाता है, यानी कि सॉरी नियमों का एक समूह कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती हैं, उस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन का जो सेट होता है, जो रूल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के जो रूल्स होते हैं उनका जो सेट होता है, उसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ए टोपोलॉजी, बी स्टैंडर्ड, सी प्रोटोकॉल या फिर डी नेटवर्किंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम उन्हें। सो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। प्रोटोकॉल देखो, टोपोलॉजी नेटवर्क कनेक्शन का टाइप होता है, स्टैंडर्ड होगा नहीं। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जब डेटा को शेयर करते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। बट यहां पर हमें यह पूछ रहा है कि जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आप डेटा को शेयर कर रहे हो, उसमें जो रूल्स लगते हैं, उन रूल्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज MFLOPS, यानी कि इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एम फ्लॉप्स क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, इट इज यूज्ड टू मेजर सीपीयू स्पीड, इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड टू मेजर सीपीयू स्पीड, इसका उपयोग देखो ऑप्शन ए और बी सेम हो गया है। ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड टू मेजर द डेड पंच टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, यानी कि इसको डेड पंच टाइम या फिर मेमोरी कितनी देर में एक्सेस हो रही है, दोनों चीज एक ही है। देखो डेड पंच और मेमोरी एक्सेस सेम होता है, उसको मतलब कि इसका उपयोग मृत पंच समय यानी मेमोरी एक्सेस टाइम को मापने के लिए किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज अ डेड यूनिट मेमोरी यूनिट, यानी कि यह एक मृत इकाई मेमोरी यूनिट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम फ्लॉप्स क्या होता है। एम फ्लॉप्स ये होता है कि हमें उसकी मदद से हम अपनी सीपीयू की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑप्शन ए और बी सेम है, सो इसका उपयोग सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका दोनों ऑप्शन क्योंकि सेम है, बट पेपर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्योंकि मिसप्रिंट हो गया होगा उसकी वजह से हो गया ये चीज। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि एम फ्लॉप्स का यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, सीपीयू की स्पीड को मेजर आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो एम फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब मैंने आपसे पहले बोला था कि यार फुल फॉर्म की मदद से ही हम उसके कार्य का या उसका जो भी फंक्शन है उसका हम लोग बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम गेस लगा सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसका क्या कर सकते हैं, गेस लगा सकते हैं उसका जो भी फंक्शन है उस पर। ठीक है, सो एम फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म था मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ऑपरेशंस पर सेकंड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसकी स्पीड के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और स्पीड कहां पर यूज हुई है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर देखो स्पीड है ना, सिर्फ इसी ऑप्शन पर स्पीड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन यार देखो फिर से फुल फॉर्म पूछ लिया। फुल फॉर्म में आपसे कितनी बार बोला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, होमवर्क। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन पर जाओ, कमेंट करके बताओ कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा यूआरएल के फुल फॉर्म का। ठीक है, यूआरएल के फुल फॉर्म का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन पर जाओ, कमेंट करके बताओ क्या सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन पर एक चीज और ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलना यार, कि क्वेश्चन 6 का कौन सा ऑप्शन, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन पॉइंट यार पॉइंट बताते टाइम क्वेश्चन नंबर भी डाला करो आप लोग प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ध्यान से। What does macro mean in the context of Microsoft Word, यानी कि Microsoft Word के संदर्भ में मैक्रो का अर्थ क्या है। देखो मैक्रो मतलब Microsoft Word जो होता है उसमें जो मैक्रो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, मतलब कि Microsoft Word में मैक्रो क्या करता है ये भी पूछ सकते हैं, मतलब फंक्शन क्या है इसका ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, द मैक्रो कमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स विद द सेम कंटेंट, यानी कि मैक्रो कमांड वचालत व सेम मान सामी के साथ कई डॉक्यूमेंट बनाती है। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि जो मैक्रो कमांड होता है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही ढेर सारे डॉक्यूमेंट सेम कंटेंट का बना देता है।
ठीक है, यानी सेम कंटेंट से ढेर सारे डॉक्यूमेंट बना देता है मैक्रो कमांड। ऑप्शन बी, मैक्रो इज अ कमांड यूज्ड टू सेंड ईमेल ऑटोमेटिकली, यानी कि मैक्रो स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कमांड है, यानी कि मैक्रो का यूज हम लोग क्या भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए यूज करते हैं। या फिर ऑप्शन सी, मैक्रो कमांड हेल्प्स टू क्रिएट मल्टीपल मेल्स विद डिफरेंट टाइमिंग, यानी कि मैक्रो कमांड वह समय के साथ कई मेल बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहा है, इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जो मैक्रो कमांड होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, एक ही मेल को, मल्टीपल मेल्स को डिफरेंट टाइमिंग में, ठीक है, ढेर सारी मेल्स को अलग अलग टाइमिंग में बनाने के लिए हमारी मदद करता है। या फिर ऑप्शन डी, अ सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू ब्रिंग टुगेदर एज अ सिंगल कमांड टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट अ टास्क, यानी कि कमांड और संदर्भों की एक श्रृंखला जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले आते हैं, यानी कि अ सीरीज ऑफ कमांड इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक सीरीज होती है पूरे कमांड और इंस्ट्रक्शन की जिनको हम लोग एक साथ लाते हैं किसी एक काम को करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक पूरी सीरीज डिफरेंट डिफरेंट कमांड एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की जिनको हम लोग एक साथ लाएं किसी एक ही काम को करने के लिए, ऑटोमेटिकली वो काम खुद से हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, एकदम करेक्ट आंसर यही है। यानी कि हमारा जो मैक्रो कमांड होता है, मैक्रो मतलब ये होता है कि हम ढेर सारे कमांड और ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ले आए टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि ऑटोमेटिकली कंप्लीट अ टास्क, यानी कि अपने से एक किसी काम को कंप्लीट करने में जो मदद करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू आइटम्स इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 टू सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शंस, यानी कि विभिन्न प्रस्तुति दृश्य विकल्पों के देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा मेनू आइटम उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जो भी हमारे डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन, यानी कि अलग अलग तरीके से किसी प्रेजेंटेशन को देखने के जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होता है भैया, ए होम, बी रिव्यू, सी डिजाइन या फिर डी व्यू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यार बहुत आसान सा है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू चाहिए तो उसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बट लोग किस पे लगा के आते हैं, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी भाई किसी हाल में नहीं होगा, वो रिव्यू होता है, फिर से देखने के लिए होता है, व्यू होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो एकदम फर्स्ट सेल होता है, वेरी फर्स्ट सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी एक वर्कशीट का, तो वो उसका एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर ही बताया सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए $A $1, ऑप्शन बी $1 $A, ऑप्शन सी $A $1 या फिर ऑप्शन डी $1 A। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहले देखो मैंने आपको बताया था ये पहला वाला हमको क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है और दूसरा वाला रो दिखाता है। ठीक है, तो कॉलम इंटू रो होगा और उसके बाद देखो डॉलर एक ही रहेगा, एक ही के साथ रहेगा, एक पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है, अपनी एक्सेल की पूरी एक वीडियो मेरी बनी हुई है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज पूरे एकदम अच्छे से बताया था कि डॉलर ही क्यों यूज होता है। ठीक है, तो उसको जाकर के जरूर से देख लेना अगर आपको और डीप में नॉलेज चाहिए तो उसके बाद देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि $A $1, ये कॉलम दिखाएगा और ये रो दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेबल ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देख रहे हैं इस मतलब कह सकते हैं कि इस जो हमारा ये जो शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में एक्सेल पर फोकस किया हुआ था। ठीक है, एक्सेल पर मेनली ज्यादातर क्वेश्चन आए थे और एक्सेल पर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर पावर पॉइंट पर हम लोग यूज कर लेते हैं और एक्सेल के बारे में बस हमें बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चाहिए एक्सेल के क्वेश्चंस को अच्छे से और बिना किसी टेंशन के साथ सॉल्व करने के लिए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉलम होता है उसका जो मतलब जो फर्स्ट कॉलम होगा उसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फर्स्ट कॉलम पे क्या लेबल होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा उस पर क्या लेबल होगा।
ऑप्शन ए AA, ऑप्शन बी A, ऑप्शन सी Z या फिर ऑप्शन डी 1। ठीक है, तो इसका मुझे AA बहुत अच्छे से लग रहा है, लेकिन नहीं, AA भले हमें अच्छा लगता है बट ऐसा नहीं है कि वो AA ही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 10 का बी हमारा करेक्ट आंसर है और यही हमारे कॉलम को दिखाता है। ये हमारे कॉलम को दिखाएगा। आप कभी भी अपने वो खोल के जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपके पास, उसको जरूर से ओपन करिएगा और उसमें आप देखेंगे कि जो कॉलम है, जो कॉलम हमारे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, उसमें A B C D E F G H ऐसे करके पड़ा हुआ है, पूरा एक लेबलिंग हुई है सीरीज की। तो उस सीरीज में आप देखोगे कि जो आपका A है, मतलब जो आपका कॉलम फर्स्ट कॉलम है, उसको कैसे डिनोट किया गया है, A के थ्रू डिनोट किया गया है, ना कि AA के थ्रू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग द 4th एंड 5th कॉलम इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो यहां पर होगा 4th रो एंड 5th कॉलम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ऐसा कौन सा, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी और पांचवी कॉलम के मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होता है। ठीक है, यानी कि 4th रो और 5th कॉलम जहां पर मिलते हैं आपस में, उनको हम लोग क्या, उसका मतलब जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, उसका जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा। देखो ये आप लोग कमेंट करके अपने दिमाग से बताना, और जो जो कमेंट करेगा उसको मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज और, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन 11 A B C या फिर D। ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर से बताना और प्लीज बताना, आप ही की नॉलेज बढ़ेगी, मेरी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। मेरे को पता है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे 12th क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स इट कैपेबल टू कैरी आउट अ जॉब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है। यानी कि ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से कंप्यूटर बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि बिना किसी ह्यूमन के इंटरप्शन, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी भी कार्य को करता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है ऐसी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है हमारे पास एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी या फिर ऑटोमेटिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई साहब, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हमें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के करना है, सो दैट मींस कि वो क्या होगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक होगा। सो इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक। चलो फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद,